मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री संजीव मेहता जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष फिक्की, श्री उदय शंकर जी, श्री शुभक्रांत पांडा जी, डॉक्टर संगीता रेड्डी जी और इस सभागार और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सारे भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज सबसे पहले मैं फिक्की का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब से बात करने के लिए मुझे यहां उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित किया है। आज ये एनुअल जनरल मीटिंग जो हो रही है बहुत महत्वपूर्ण जंचर पर हो रही है, दो दृष्टि से। एक तो पूरा विश्व कोरोना से धीरे धीरे बाहर आकर आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, आर्थिक नीतियां भी बदल रही है और आर्थिक जगत की रिक्वायरमेंट भी अपने आप में अलग प्रकार से नए नए शेप ले रही है। और दूसरा, ये आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरा देश मना रहा है, इसका वर्ष है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं जिस मंच पर खड़ा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण मंच है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि फिक्की की स्थापना की प्रेरणा स्वयं महात्मा गांधी ने दी थी और उनके इनिशिएटिव पर, उनके विचार पर फिक्की की स्थापना हुई थी। एक ऐसा संगठन है जिसने स्वतंत्रता संग्राम भी देखा है। आजादी के बाद भारत जब विकास के रास्ते पर ताल कदम मिला रहा था विश्व के साथ, वो समय भी देखा है। और आज सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी, और इसमें बहुत बड़ा योगदान करने का सौभाग्य भी फिक्की को मिला है। तो आप सब लोग जो फिक्की से जुड़े हुए हो, मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि 1927 से लेकर आज तक फिक्की का जो कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में, अब मौका आया है कि उसको कई गुना बढ़ाकर सार्थक तरीके से देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आएं और नए नए क्षेत्र को आप भी छुए। मित्रों, आज आजादी के 75वें साल के मौके पर मैं यहां हूं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आजादी के अमृत वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया। देश को आजाद हुए 75 साल हुए और 75 साल की यात्रा हमने बहुत गौरवमय तरीके से पारित की। अनेक विध दिक्कतों के बावजूद हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। लोकतंत्र गांव तक पहुंचा है और हर व्यक्ति को लोकतंत्र के साथ जीने का एक प्रकार से अपने आपको तैयार भी कर लिया है। दुनिया में कई सारे परिवर्तन हमने देखे हैं, हमारे देश में भी कई सारे परिवर्तन देखे, मगर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें भारत जितना स्मूथ परिवर्तन कभी भी हुआ हो, इतनी विविधताओं के साथ, इतने अलग अलग सामाजिक परिवेश के साथ। तो एक प्रकार से हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र को हमने हमारा स्वभाव बनाया है। और ये 75 साल की यात्रा में अनेक क्षेत्र में भारत ने प्रगति भी बहुत की है और इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव का ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के सामने 75 से 100 जब आजादी की शताब्दी मनाई जा रही होगी, तब देश कहां पर खड़ा होगा? शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़ा होगा? R&D के क्षेत्र में कहां होगा? हमारी आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कहां होगा? हम क्या अचीव करेंगे? सुरक्षा के क्षेत्र में कहां होगा? आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होगा? अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या होगा? ढेर सारे क्षेत्र के अंदर 75 साल से 100 साल की ये यात्रा को अमृत काल के नाम से हम जाने और इसके लिए संकल्पबद्ध हो, ये देश के सामने विचार श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। तो आजादी का अमृत महोत्सव का साल संकल्प लेने का साल है
और अमृत महोत्सव से शताब्दी तक का 25 वर्ष का कालखंड वो संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने का समय है। और मैं मानता हूं फिक्की ने भी इन हाउस से चर्चा करनी चाहिए कि देश का उद्योग जगत ये 25 साल के अंदर कहां से कहां हम पहुंचाएंगे और इसके लिए अभी क्या संकल्प लेने हैं और संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा और अलग अलग राज्य में बने हुए संगठनों को जोड़कर एक दिशा में हम कैसे काम करेंगे। अगर ये हम कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि शताब्दी के साल में जो भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, इसमें बड़े संतोष के साथ एनुअल जनरल मीटिंग होगी कि 1927 में स्थापना हुआ ये संगठन, जब देश की आजादी की शताब्दी हो रही है, तब हम कहां पहुंचेंगे। जैसे उदय शंकर जी ने बताया, हमारे देश की कई सारी समस्या, उसमें से एक समस्या आबादी भी है। जब तक हम एमएसएमई को स्ट्रेंथ नहीं देते हैं, एमएसएमई को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम रोजगारी को एड्रेस नहीं कर सकते। इस प्रकार की कई समस्याओं को हम संकल्प के रूप में ले और 25 साल में इसको सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े, इसका एक रोड मैप बनाए। आरएनडी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की स्थिति में। आरएनडी में बढ़ावा होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य रखना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी सिद्ध हो सकता है जब फिक्की जैसे संगठन आगे आए और नीतियों को प्रभावित करने के लिए, नीतियों के अंदर सुझाव देने के लिए और नीतियों को समय अनुकूल बनाने के लिए आप लोग इनिशिएटिव लें। क्योंकि फिक्की एक ऐसा मंच है जहां नीति बनाने वाले भी आते हैं और नीतियां जिनके लिए बनती है वो भी आते हैं। एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहां से सार्थक नीतियां बनने की शुरुआत होती है। तो मैं मानता हूं आजादी के अमृत वर्ष के उपलक्ष्य पर फिक्की भी कुछ अपने संकल्प तय करे और इसकी सिद्धि के लिए एक रोड मैप बनाए। मित्रों, आज हम कोरोना के बाद यहां पर इस जंतर पर जब देश खड़ा है, तब मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि 25 या 50 साल के बाद दुनिया में जब कालखंडों के बारे में चर्चा होगी, समय के बारे में चर्चा होगी, तो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना इस प्रकार से ही चर्चा होगी। और पोस्ट कोरोना कालखंड की अब शुरुआत हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं इसलिए मानता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोना को सामने की लड़ाई का नेतृत्व किया है, पूरे विश्व भर में हम आज इतना कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जब आया तब विश्व के पंडितों की जो कल्पना थी, जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले सारे लोग भारत का क्या होगा सोचते थे, इससे बहुत अच्छे तरीके से हम बाहर आए हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर आए हैं और कम से कम नुकसान के साथ बाहर आए हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, ये देश आजादी के 75 साल में 17 लोकसभा के चुनाव हुए, 22 सरकारें बनी और 2 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश ने मोदी जी को देश चलाने का मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को देश चलाने का मौका दिया है। और एक माने में अभी अभी मोदी जी 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इस प्रकार से 20 साल से देश के सामने एक प्रशासक के रूप में है और इनकी 20 साल की जो ये यात्रा है, मैं मानता हूं इसको कोई भी विद्यार्थी के रूप में स्टडी करेगा तो वो निश्चित मानेगा कि 20 साल भारत के विकास के लिए बहुत अहम रहे हैं और उसमें मोदी जी का योगदान भी बहुत अहम रहा है। मैं आज फिर से एक बार आपको 2014 में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई परिस्थिति से भागने के लिए नहीं ले जा रहा, मगर परिस्थिति का आकलन करना है तो जब उन्होंने शुरू किया 7 साल के पहले, तब क्या स्थिति थी वो हमारे ध्यान पर होना चाहिए। क्योंकि इसका असेसमेंट की परफॉर्मेंस कैसा है, विरासत में क्या मिला है, वो बेस क्या मिला है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ले जाना चाहता हूं 2014 में कई सालों से, 30 साल से देश ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं देखी थी, डिसिसिव सरकार नहीं देखी थी। एक सरकार ऐसी थी जिसको सभी लोग मानते थे, हम सभी लोग, मैं तो खैर मानता ही था क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, आप लोग भी मानते थे
कि इस सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। इन्वेस्टमेंट करने वालों का भरोसा उठ गया था। क्रॉनिक कैपिटलिज्म एकदम चरम सीमा पर था। महंगाई की दर आसमान को छू रही थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं पर भी हमारा दूर दूर तक किसी प्रकार का स्थान ऊपर आने की सवाल ही नहीं था। बैंकिंग प्रणाली पूरी चरमराई हुई थी और इसके साथ साथ 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। देश की जनता को सरकार पर भरोसा नहीं था। लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, सरकार का कालखंड 5 साल का होता है, संवैधानिक आयुष्य 5 साल का होता है, परंतु जब सरकार लोगों का भरोसा खो देती है तब सरकार की आत्मा नहीं रहती है। और जिस सरकार की आत्मा नहीं होती है वो सरकार फैसले नहीं ले सकती है, वो सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। इस प्रकार की सरकार 10 साल चलने के बाद, 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। मोदी जी पर भरोसा किया और मोदी जी ने देश की धुरा को संभाला। इसको आज 7 साल हुए हैं और 7 साल के अंदर हम बिल्कुल विश्वास के साथ कर, हमारे क्रिटिक, सरकार के क्रिटिक लोगों को भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 7 साल में बहुत परिवर्तन आया है। कम से कम इस सरकार पर कोई भी करप्शन का आरोप नहीं लगा है। हो सकता है फैसला गलत हो, कई बार लिए जाते हैं, सैकड़ों फैसले लेते हैं, कोई फैसला गलत भी हो, मगर नीयत गलत है ऐसा कोई नहीं कह सकता। फैसला लेने का कारण गलत था, बुनियाद गलत थी, हमारी नीयत गलत थी, ऐसा कोई नहीं। हर एक क्षेत्र में, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो, इकोनॉमी के अंदर सुधार करने हो, रिफॉर्म्स करने हो, ढेर सारे क्षेत्र, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आना हो, रोजगारी के लिए नई पॉलिसी लेकर आना हो, हर क्षेत्र के अंदर एक स्टेक होल्डर के साथ पर्याप्त कंसल्टेशन के बाद नई नीतियां बनी है और एक के एक बाद एक नीतियां बनने के कारण आज देश के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगा है। और ये आत्मविश्वास जो जगा है वो 7 साल के अंदर, इस समय पे जब मोदी जी की सरकार आई, जब देश में लोकतंत्र पर भरोसा हिलने लगा था। पूरा देश सोचता था कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल कर रही है क्या, ये डिलीवर कर पाएगी क्या। 7 साल में ये भरोसा बढ़ा है और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 130 करोड़ के देश का लोकतंत्र पर, हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा काम किया है, उन्होंने अर्थतंत्र का दायरा बढ़ाया है। मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस पर बहुत सारी टिप्पणियां होने वाली है, मगर मैं तो बोलता हूं धड़ल्ले से, मुझे टिप्पणियों से डर नहीं लगता है कभी भी। देश के अर्थतंत्र का दायरा बढ़ा है। जैसे 130 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिसको देश के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था, थे तो हमारे ही देश के नागरिक, मगर 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक बैंक अकाउंट नहीं था। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि नीतियां बन रही, इसमें मेरा क्या है, उसको अपना स्टेक ही नहीं दिखाई पड़ता था। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि आजादी के बाद मुझे क्या मिला, मेरे जीवन स्तर को उठाने के लिए किसने क्या किया। आज भी मेरे घर में लाइट नहीं है, आज भी मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, आज भी मेरे घर में बैंक अकाउंट नहीं है, आज भी मेरी हेल्थ की सुविधा नहीं है, आज भी मेरे खाने की सुविधा नहीं है। उसको क्या मिला, गैस का सिलेंडर भी नहीं था। ये 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़कर देश के विकास के साथ जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप लोगों को शायद इस चीज का महत्व इतना मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, मगर मैं तो सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं, मुझे मालूम है। एक व्यक्ति के घर में जब अंधेरा होता है, एक व्यक्ति का घर खाना पकाने के कारण पूरे धुएं से भर जाता है, एक मां और एक बेटी को टॉयलेट घर में न हो तो किस प्रकार से जिंदगी जीनी पड़ती है। इसके घर में एक पंखा भी नहीं है, इसके घर में एक बीमारी आ जाए तो पूरे साल की तनख्वाह उसकी खत्म हो जाती है। इस परिस्थिति में जो जीवन जी रहे थे, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का काम किया है। आज देश के 13 करोड़ महिलाओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का
60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही। हर घर में टॉयलेट पहुंचा है। 2022 दिसंबर तक हर व्यक्ति को घर पहुंचाने का हम काम करने वाले हैं। हर घर में लाइट पहुंचाइए, हर घर में एक छोटा सा ही सही मगर एक लट्टू पहुंचाने का काम, बल्ब पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके जीवन में परिवर्तन आया है। इसके घर में बैंक अकाउंट पहुंचा है। उसकी जो बेनिफिट की सारी स्कीमें थी, कोई बिचौलिया खा जाता था, आज एक विधवा को 600 रुपया या 1500 रुपया जो मिल रहा है, अलग अलग राज्य में अलग अलग मिल रहा है, वो सीधा इसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। एक वृद्ध को वृद्ध पेंशन मिल रहा है, वो सीधा इसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी किसान को सहायता करते हैं तो सीधा इसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। आज वो फील कर रहा है कि हां, इस देश के विकास में मेरी की भी जगह है। और आप लोगों की दृष्टि से मैं देखूं तो क्या एक बात बताइए भाई, हर घर में पीने का पानी पहुंचने से जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? 13 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाने से किसी जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इतने सारे घर, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने से अर्थनीति को गति मिले, अर्थतंत्र को गति मिलेगी या नहीं मिलेगी? 60 करोड़ लोग बैंक से जुड़ने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल के बाद जीडीपी को मानवीय चेहरा देने का काम किया है और जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के अंदर ये 60 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया है। और आज वो सभी लोग एक आशा के साथ जी रहे हैं कि मुझे भी आगे बढ़ना है। मेरे घर में भी लाइट है, मेरे घर में भी टॉयलेट है, मेरे पास भी एक स्वास्थ्य का कार्ड है। मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा तो मैं इसके सुधार कर पाऊंगा। मैं मानता हूं 7 साल का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोगों के अचीवमेंट के पैरामीटर्स जो है वो तो है ही, मगर सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 60 करोड़ लोगों में जीने का भरोसा पैदा करने का काम, लोकतंत्र में भरोसा पैदा करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, ये 7 साल में ही कोरोना का कालखंड आया। लेनिन का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, कई बार दशकों तक कुछ नहीं होता है, कई बार दशकों तक कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ हफ्ते में ही दशक बीत जाते हैं। कोरोना ऐसा ही कालखंड था। सैकड़ों साल तक ऐसी महामारी मानवों ने नहीं देखी है। पृथ्वी पर ऐसी महामारी नहीं आई है, पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रखी। और उस वक्त सबके मन में एक बहुत बड़ी परेशानी थी, सबके मन में एक चिंता भी थी कि भारत इस महामारी को किस प्रकार से निपटेगा। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं था पहले। हमारे यहां कोरोना को टेस्ट करने के लिए एक ही लेबोरेटरी थी, आईसीयू बेड भी इतने नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी इतने नहीं थे। पूरी व्यवस्था का आकलन करें तो 130 करोड़ के आबादी को कोरोना के दिक्कत से बाहर निकालना बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी, जिसको आज विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम करीब करीब बाहर निकल चुके हैं। मगर मैं खुद परेशानी में था कि कैसे निपटेंगे इस चीज को। परंतु आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक व्यक्ति के करिश्माई नेतृत्व और समय पर लिए गए उचित फैसलों के कारण देश कोरोना से लगभग बाहर आकर आज यहां पर खड़ा है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो सरकारें लड़ी हैं। एकमात्र देश ऐसा भारत ऐसा देश है जिसमें सरकारें तो लड़ी ही लड़ी, परंतु साथ में 130 करोड़ लोग भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसी के कारण आज हम बाहर आए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कानून की दृष्टि से कर्फ्यू न डालने के बावजूद भी कोई देश का एक प्रधानमंत्री कहे कि आज स्वयं डिसिप्लिन रखकर, स्वयं शिस्त रखकर हम किसी ने घर के बाहर नहीं निकलना है, आज जनता कर्फ्यू है। पुलिस का कर्फ्यू तो सुना था, मगर जनता कर्फ्यू पहली बार दुनिया ने नाम सुना। और देश में कहीं पर भी एक बच्चा भी रोड पर बाहर नहीं आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब उन्होंने कहा कि हम कोरोना की लड़ाई के लिए जो लड़ रहे हैं
उनका स्वागत करे, सम्मान करे, उनके लिए एक दिया जलाए। कोई घर का देश ऐसा नहीं था जहां मोमबत्ती या दिया नहीं जला। ये जो इन्वॉल्वमेंट लाया, इसके कारण हम इसके खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ पाए। और मैं आपको एक बात निश्चित बताना चाहता हूं, जब दूसरी लहर आई तब ऑक्सीजन का जो संकट था वो उससे पार आना अमानवीय था। 1500 मैट्रिक टन की हमारी उत्पादन क्षमता के सामने 15,000 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट हुई थी। 10 दिन के अंदर दुनिया भर के अंदर से क्रायोजेनिक सिलेंडरों को लाना, सारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन बंद करना, दुनिया भर में से ऑक्सीजन भी लाना, उसको भरकर रेलवे से भेजना, सेना के हवाई जहाजों से भेजना, इसका ऑडिट करना, वेस्ट बंद करना, कितने सारे कदम एक 10 दिन के अंदर उठाकर 10 दिन के अंदर ही भारत ऑक्सीजन के संकट से बाहर आया और आज हम बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने खड़े हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से जैसे कहे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वैक्सीनेशन, 130 करोड़ के देश को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बनाना भी बहुत दिक्कत होती। आज हमारी कोविन ऐप, आपने 2 वैक्सीन लिए तो आपके मोबाइल पर सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन पूरा होगा है। दुनिया भर में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक गरीब से गरीब मजदूर के मोबाइल पर भी वो वैक्सीनेटेड है इसका सर्टिफिकेट पहुंच जाता है और रजिस्टर भी हो जाता है कि आपका वैक्सीनेशन समाप्त है। और एकदम जिसको कहते कहीं हो हल्ला नहीं, सब लोग लाइन में खड़े रहे, सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े रहे, वैक्सीन ले रहे हैं, बाद में आधा घंटा ठहर भी रहे, चाय कॉफी पी रहे और घर पे जा रहे हैं। आज 130 करोड़ से ज्यादा डोज लग गए, 155 करोड़ डोज। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आज हम इसी के कारण अपने आप को सलामत महसूस करें, इसी के कारण हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और जो अर्थतंत्र में गति बढ़ने का जिक्र उदय शंकर जी कर रहे थे, इसका मूल कारण यह है कि हम सुरक्षित हैं, हम वैक्सीनेटेड हैं, वरना अर्थतंत्र के अंदर गति आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसका दूसरा कारण है कि देश भर के, पहले मैं एक और बात बता दूं, देश भर के 80 करोड़ लोगों को, ये शायद इस प्रकार की मीटिंग में बैठे हुए हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं होती, इस पर हमारा ध्यान भी नहीं होता, मगर डे टू डे जो रोजगारी प्राप्त कर कर खाते हैं, जब 2 साल लगभग सब कुछ बंद रहा, 1.5 साल सब कुछ बंद रहा, वो खाएगा क्या? एक ऑटो रिक्शा वाला क्या खाएगा? एक ठेला लगाने वाला क्या खाएगा? एक बंद फैक्ट्री का मजदूर क्या खाएगा? बहुत बड़ी समस्या थी मित्रों। 1.25 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति हर महीना 5 किलो अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जिसके कारण 80 करोड़ लोगों में ना भूख थी ना अनरेस था। बहुत बड़ा काम है। 80 करोड़ लोगों को 1.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दुनिया में कहीं नहीं दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, कोरोना का अर्थतंत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसको निपटने के लिए दुनिया भर में कई सारी चीजें हुई भी हैं और हमारे देश में भी कई सारी चीजें हुई। जब कोरोना का कालखंड था, सारी चीजें बंद थी, तब मोदी जी ने इस देश के नीतियों को बनाने के लिए, नीतियों में सुधार के लिए ढेर सारे काम करे। कई सारे देशों ने $1 ट्रिलियन के पैकेज भी घोषित किए और कई सारे उपाय किए। हमने सप्लाई साइड में सुधार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत ढेर सारे काम किए और इसी के कारण आज विश्व में सबसे तेजी से कोरोना की इफेक्ट से उभरने वाला अर्थतंत्र कोई है तो हमारा हिंदुस्तान का अर्थतंत्र है, भारत का अर्थतंत्र है। और हम तेजी के साथ कोरोना की सारी इफेक्ट को साइड पर करते हुए प्री कोरोना स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ढेर सारे फैसले इसी समय के दौरान लिए गए।
पीएलआई स्कीम लगभग 13 क्षेत्रों के अंदर आई। सेमीकंडक्टर का अभी अभी घोषणा किया है और पीएलआई स्कीम के तहत लगभग 2 लाख करोड़ के प्रोत्साहन भी दिए। माइनिंग के अंदर ढेर सारे सुधार किए। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के बीच का अंतर दूर कर दिया। खनिज का सूचकांक विकसित करने का काम किया। स्टैंप फीस का रेशनलाइजेशन किया। कोयला में भी गैर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नीलामी का जो मूल्य था उसको कम करने का काम किया। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना हुई। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया इसके लिए एक साइड पर रखा गया। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त कर दिया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में, टेलीफोन के क्षेत्र में भी पैकेज दिया गया। ढेर सारे डिफेंस में एफडीआई की सीमा को इसी कालखंड में 49% से बढ़ाकर 74% पर ले जाया गया। सिविल एविएशन के लिए भी एमआरओ के लिए भारत हब बने, इसके लिए ढेर सारी योजनाओं को लाया गया। नियम भी बदले गए। पीपीपी माध्यम से अनेक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट्स का फाउंडेशन स्टोन कम से कम 4 को तो मैं जानता हूं इसी समय में रखा गया। एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बनाकर फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए ग्रुप को एम्पावर करा गया, मतलब कैबिनेट के ही अधिकार दिए गए। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाने का काम किया गया। निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन खड़ी करने के लिए इनकी रैंकिंग की प्रक्रिया चालू की गई। अंतरिक्ष के अंदर भी प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। ड्रोन के लिए भी पॉलिसी लाया गया। पीपीपी मोड पर परमाणु ऊर्जा में रिएक्टर स्थापित करने के लिए भी पॉलिसी बनाई गई। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीदी में से ग्लोबल टेंडर को समाप्त कर आत्मनिर्भर भारत, मतलब यहां की कंपनी को ही वो टेंडर मिल पाएगा। ये बहुत बड़ा नीतिगत सुधार है जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एमएसएमई की नई व्याख्या की गई। आईबीसी को संशोधित किया गया। एमएसएमई के लिए विशेष प्रकार की स्कीम घोषित की गई और इसके कारण आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के सभी इकोनॉमी का आप स्टडी करेंगे तो कोरोना की इफेक्ट से उभरने में भारत सबसे तेजी के साथ उभरकर बाहर आने वाला देश बना है। क्योंकि एक कालखंड के अंदर जब कोरोना चल रहा था तब इतने सारे पॉलिसी डिसीजन ले लिए गए और उस वक्त विजुलाइज किया गया था कि कोरोना के बाद जो स्थिति होगी उस वक्त पॉलिसी बनाने जाएंगे तो देर हो जाएगी। सारी पॉलिसी के अंदर परिवर्तन जो करना था वो कोरोना के कालखंड के अंदर ही हुआ और जब कोरोना से बाहर आए तो हम विश्व के अंदर तैयार होकर अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम तैयार होकर खड़े। और इसी का कारण है कि आज हम जुलाई से सितंबर की 3 मास का जीडीपी 8.4 रहा है और मैं मानता हूं कि शायद 21-22 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर कोई बनेगा तो भारत बनेगा। इसका मुझे पूरा भरोसा है और अगर हम डबल डिजिट में भी पहुंचते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मित्रों, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन समय समय पर जहां जहां जरूरत थी उसको हमने बदला है। बैंक्रप्सी कोड के अंदर भी कोरोना के कारण इसकी इफेक्ट को 2 साल तक टाल दिया गया था। कई सारे हमने समय पर उचित फैसले लिए और इसके कारण लगभग 22 पैरामीटर है, इसमें से 19 में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इकोनॉमी के जो 22 पैरामीटर हैं वो उसमें से 19 में हम आगे निकल चुके। ये बताता है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए। सेवा का इंडेक्स, मतलब सर्विस का इंडेक्स भी हमारा प्री कोरोना स्टेज पर आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स भी हमारा प्री कोरोना स्टेज पर आ गया है।
और ये सब इतने सारे पैकेज, इतनी सारी रियायतें देने के बाद भी आज हमारी महंगाई, मुद्रास्फीति 4 से 6 के बीच में रखने का जो हमारा लक्ष्य है, आज 4.5 पर हम खड़े हैं, उसको भी हमने बढ़ने नहीं दिया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक्सपोर्ट के अंदर आज लगभग पहले 7 महीने में 26% की इंक्रीज हम देख चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी लगभग गत साल की तुलना में 34.5% की हम वृद्धि देख चुके हैं। जीएसटी का कलेक्शन पहले 13 महीनों में से 11 महीने 1.1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है, तो प्री कोरोना स्टेज पर हम आ गए हैं। और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी 8.15 लाख को हम क्रॉस कर चुके हैं। और मैंने जैसे कहा कि फिस्कल डेफिसिट को भी हमने कंट्रोल में रखा है। ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर अब इन्वेस्टमेंट के लिए ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा मौका भारत को मिलना है। उस वक्त फिक्की ने क्या करना है? क्या हमें इसी प्रकार से, मतलब अच्छा ही चल रहा है फिक्की, मेरी कोई ऐसी टिप्पणी आप मत लीजिए, मगर सरकार की भी फिक्की से कोई अपेक्षा है। फिक्की क्या एक प्लेटफॉर्म बन सकता है? आई भवानीचा गजर म्हणजे